लंबे समय तक लॉकडाउन का वो दौर चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबका सहयोग मिलता रहा। कठिन परिस्थितियों में परेशानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सहयोग देते रहे। लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ लोग इस संकट के, जो दुनिया का सबसे बड़ा संकट, इस वक्त भी राजनीति करते रहे। मैं विपक्ष के मित्रों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हमारा तो बहुत ज्यादा मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया में जो है वो फेसबुक लाइव करके जो है अपना संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कोई सुझाव कहीं से मिलता है, बेहतरी के लिए मिलता है, बेहतर करने के लिए मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से उसको हमको स्वीकार भी करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मनुष्य जीवन भर सीखता है। इस सीखने की प्रवृत्ति हमको हमेशा रखनी चाहिए, और किसी सीख के माध्यम से हमको कुछ सीखने का, बेहतर करने का कोई अवसर मिलता है तो उस पर जरूर अमल करना चाहिए। लेकिन हमारे उन मित्रों का सुझाव से ज्यादा कोशिश ये होती है कि सरकार के खिलाफ बोलने की भड़ास निकालते हैं। और कई बार बहुत विचित्र लगता है कि दुनिया में ये वायरस पहली बार आया तो जिस प्रकार से हमको वो संबोधन देते हैं, जिस प्रकार से हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों से, कितनी सदियों से, कितने दशकों से इनका कोरोना के खिलाफ लड़ने का अनुभव है। हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते। कई बार मुझे जब ज्यादा बोल देते हैं तो मैं कहता हूं मेरे हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति आपके सामने है। अच्छा होगा जाकर के पड़ोस के राज्य में, जहां हमारे पड़ोस का राज्य यही पंजाब में जाकर के देखिए वहां पर क्या हालत है। जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव नंबर है, इससे ज्यादा वहां पर लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है। इतने से ज्यादा लोग जो है कोरोना में वहां पर मर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बात कहने की कोशिश करते हैं। हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया कि हम इस संकट में जितनी भी मदद जिस आदमी की कर सकते हैं वो करने की कोशिश की। हिमाचल के बच्चे पढ़ाई के लिए बेंगलोर गए थे, कोटा गए थे, दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ गए थे, मुंबई गए थे, नागपुर थे, संकट में फंस गए। हमने एक एक बच्चे को वहां से निकाल करके घर तक पहुंचाया, मदद की। हिमाचल की एचआरटीसी की बसें जाकर के कोटा पहुंचती है और कोटा में एक एक हिमाचल के बच्चे को बस में बिठा करके घर तक पहुंचाया। बेंगलोर से स्पेशल ट्रेनें लगा करके उन बच्चों को, उन लोगों को जो वहां फंसे थे उनको घर तक पहुंचाया। मुंबई में हजारों की संख्या में जो लोग फंसे हुए तो उनको घर तक पहुंचाया। जाकर के रोजगार करने के लिए रेस्टोरेंट और होटल में काम करने के लिए गोवा गए थे और लगभग 5000 के लगभग बच्चे वहां पर फंसे होते, नौजवान फंसे होते। स्पेशल ट्रेनें लगा करके गोवा से उनको हिमाचल प्रदेश पहुंचाया। लेकिन विचित्र परिस्थिति हम ऐसी में देखते हैं कि जब उन लोगों को हम लेकर के नहीं लाए थे, नहीं पहुंचा पाए थे, हम तैयारी कर रहे थे, उस वक्त शोर डाल रहे थे कांग्रेस के लोग। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए गए कि हिमाचल के लोगों को मरने पर छोड़ दिया। जब हम हिमाचल के लोगों को लेकर के आए तो राज्यपाल को फिर मिलने चले गए कि कहा कि भाई हिमाचल को सबको ये कोरोना देना चाहते हैं। ये पीड़ा वही व्यक्ति जान सकता है कि अब जिसका बच्चा 2 महीने से लॉकडाउन में अगर कहीं किसी प्रदेश के किसी शहर में फंसा है, बाहर जाना मुश्किल, खाने के लिए जो है वो वहां पर कठिनाई हो गई।
रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल बंद हो गए लॉकडाउन में, और जो उनके लिए खाने की व्यवस्था जहां से होती थी उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब हमारे बस की परिस्थिति नहीं है। आप कल्पना करिए, ऐसे बच्चे जो सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा फल लेकर के और ब्रेड खा करके जो है कई दिन गुजारे हैं, हमको बताया भाई। अगर वो बच्चे अगर संक्रमित भी हो गए उस संकट में, तो हमने उनका ट्रीटमेंट पहले किया, उसके बाद उनको घर भेजा। और ये सारी परिस्थिति पूरे दूसरे देशों, दूसरे प्रदेश के राज्यों में नहीं थी। देश के दूसरे राज्यों में ऐसी बहुत ज्यादा परिस्थिति नहीं, जो आया उसको सीधे भेज देते थे। हमने उस वक्त ये भी किया, अगर कोई आदमी गोवा से आ रहा तो पहले घर जाने से पहले उसका हम टेस्ट करते थे। कोई बैंगलोर से आया पहले टेस्ट किया, ताकि संक्रमण गांव में नहीं पहुंचे, घर में नहीं पहुंचे, किसी और व्यक्ति को न पहुंचे। अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो वही उसको कहा कि आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, 14 दिन तक उसको क्वारंटीन रख करके जो है उसका ट्रीटमेंट का इंतजाम किया। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, उस दौरान इस तरह की व्यवस्था है, कुछ लोगों को चाहिए थी, उस प्रकार की व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश के, आपके देश के किसी राज्य में नहीं थी। थोड़ा कठिनाई हुई होगी, रहने में कठिनाई हुई होगी, परेशानी हुई होगी स्वाभाविक रूप से, लेकिन उसके बावजूद हमारी मंशा तो साफ थी। ये संक्रमण गांव में नहीं पहुंचना चाहिए, परिवार में दूसरे आदमी को नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप संकट में जरूर रहें, लेकिन उसके बावजूद अपना पूरा जो है ट्रीटमेंट करने के बाद ही घर जाए। लोगों ने सहयोग भी दिया। ऐसी परिस्थिति में मित्रों, आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब अनलॉक का ये फेज चल रहा है, तो ऐसे में जब सारी चीजें हम जरूरी महसूस कर रहे हैं कि ढाबा भी चलना खुलना चाहिए, चाय की दुकान भी खुलना चाहिए, किसी की कपड़े की दुकान है वो भी चलनी चाहिए, होटल भी चलना चाहिए, जब ये सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए हमने इजाजत दी देश के दूसरे राज्यों में भी और हिमाचल प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से संक्रमण फैला है। और इन दिनों में मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से मामलों में बढ़ोतरी हुई है, और उसकी ज्यादा वजह तो यही है कि हमने अब डरना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि डरने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ कोरोना, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अब शादियां हो रही है, शादियों में भी डीजे चल रहा है, नाटी चल रही है, और तो स्वाभाविक रूप से बहुत जगह ऐसे मामले आए कि उसमें मामलों में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी भाई और बहनों से कि अभी मुझे लगता है कि इस दौर में बहुत संभल करके जो काम करने की जरूरत है, उसमें सहयोग देने की जरूरत है। और इसलिए जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तब डीजे भी करिए, नाटी भी डालिए, धाम भी करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, होमगार्ड के हमारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे विभागों के जो लोग जो सीधा कोरोना के इस संकट में लोगों की जिंदगी, जीवन बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, और आने वाले समय में मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आगे भी रहनी चाहिए। आज नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है, मैं देख रहा हूं मेरी बाईं तरफ एक दीवार खड़ी की है,
और उस दीवार पर मैं देख रहा हूं 14 उद्घाटन की शिला पट्टिकाएं लगी है और 25 शिलान्यास की लगी है। कुल मिलाकर के 39 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन एक स्थान पर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, मुझे लगता है शायद पहली बार है। और इनका सबका अगर योग करें 52 करोड़ रुपए के उद्घाटन और 179 करोड़ रुपए के हमारे शिलान्यास अगर योग करें 231 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में एक स्थान पर जो है करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके विधायक को भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के आयोजन में इतने सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ करने की योजना बनाई, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधायक के लिए एक बार ताली तो होनी चाहिए। ताली बजाने का रिवाज कम है क्या नगरोटा में? अब तो मालूम पड़ा कि ताली बजाने से भी कोरोना मर जाता है, तो कोशिश करो उसको मारने की। वक्त ऐसा होता है। अब हमारा जमाना था, हम और विपिन परमार जी 1998 से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जब हमारी विधानसभा क्षेत्र में अगर 5 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम होते थे तो हम मुख्यमंत्री जी को कहते थे कि 5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास है, तो मुख्यमंत्री जी उस बात पर भी प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त ये राशि भी बड़ी राशि लगती थी। आज 231 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं तो ताली नहीं बज रही है। देखिए, मैं इस बात के इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सारी योजनाएं तब कामयाब होती हैं, तब ये शिला पट्टिकाएं और उद्घाटन की पट्टिकाएं तब लगती हैं जब आदमी मेहनत करता है कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए। और इन 39 पट्टिकाओं को लगाने के लिए आपके विधायक ने कितनी बार अधिकारियों पे चक्कर काटे होंगे, अधिकारियों के पास बात की होगी, मुख्यमंत्री से बात की होगी, मंत्रियों से बात की होगी, इस बात की कल्पना आप लोगों को नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि विधायक के नाम पर ताली होनी चाहिए। और मैं तो ये भी देख रहा था, मैं 1998 से विधायक हूं, आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 39 पट्टिकाएं लगी ही नहीं कभी। 2, 4, 6 लगी तो लगी, और 231 करोड़ रुपए के शिलान्यास के उद्घाटन के कार्यक्रम एक साथ कभी नहीं। और यहाँ पर हमारे सारे जो मंच पर बैठे नेता वो भी इस तरफ देख रहे थे, कुका की तरफ देख रहे थे, इसने ये जुगाड़ कैसे किया है। और कुका जी बोल रहे थे आप मेरे को गुरु मानो पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा। लेकिन इन्होंने अपने गुरु से बहुत सीखा है। लेकिन अब इनके गुरु ने कुछ चेला बढ़ाना बंद कर दिया। हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बार बहुत चर्चा चल रही थी। पंडित सुखराम जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में थे, तो स्पीकर साहब ने ऊपर से कहा कि अब पंडित सुखराम जी के चेले महेंद्र सिंह जी जो है अपनी बात रखेंगे। तो सुखराम जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले कि भाई मैंने अब चेले बढ़ाने बंद कर दिए। लेकिन अनुभव से सीखा उसने कुछ।
लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए जो अनुभव जो सीखा, कहीं से भी सीखा, इधर से सीखा, उधर से सीखा, हमसे सीखा या साथियों से सीखा, लेकिन वो सब कुछ इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित किया, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे विधायक हमारे पास आते हैं, जब 8-10 विधायक मेरे सामने बैठे होते हैं, सामने खड़े होते हैं, तो ये कुका जी बीच में धक्का मार करके आ जाते हैं। बोलते मैं पीछे नहीं खड़ा हो सकता हूं कि मेरा कप छोटा होता है, और आगे खड़े होकर के फिर बोलना शुरू करते हैं। जब ये बोलना शुरू कर देते तो बाकी को बंद कर देते हैं। यानी कि हर बात को लेकर के, चाहे वो किसी के क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और दूसरे साथी की मदद करने के लिए जो भी बात कहनी होती है, उस बात को बहुत बुलंद आवाज में कहते हैं, जोरदार ढंग से कहते हैं, पैरवी करते हैं। ये इनकी कला है। और स्वाभाविक रूप से एक विधानसभा क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि इस प्रकार का होना चाहिए कि अपनी बात रखें। कई बार रोकना पड़ता है इनको मुश्किल से, बैठ भाई बैठ तो सही, नहीं बोलते। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की कल्पना की थी, और मुझे लगता है कि उन पर, उन आकांक्षाओं पर, उन उम्मीदों पर हमारे कुका जी खरे उतर रहे हैं। और मैं इस बात को भी सहमत हूं, ऐसा भी होने वाला कि कल खबर आ जाए कि अखबार में खबर, ये चीजें तो हमने सोची हुई थी, जो चीजें आज की वो। क्योंकि मैं एक विधानसभा क्षेत्र में ऊना में गया, वहां बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, और उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम होने के बाद जो है, मैं सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू देख रहा था एक नेता का। बोलते ये तमाम सारी चीजें जो मुख्यमंत्री ने वहां शिलान्यास किए, ये तो हमारी सोच की देन है, बोलते हैं ये हमारा सपने थे, बोलते वो सपने ही देखते रहे और हम काम करते रहे। और ऐसी परिस्थिति में आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा आएगा कि ये सारे काम बोलते तो हमारे हैं। इसलिए मैं इन बात को जिक्र कर रहा हूं कि आपके यहां पर जो है 14 उद्घाटन के कार्यक्रम है जो हमारे ऑनगोइंग, जिनके लिए बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। अधिकांश योजनाएं वो हैं जिसका बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया और उनको पूर्ण किया है। और 25 शिलान्यास, कई जगह तो बड़ा विचित्र लगता है कि वो शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए भी बोलते हैं कि ये भी हमने सोचा हुआ था। वो सोच करके रखते हैं, लेकिन करते नहीं है। हम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। और उनका तो काम एक होता था, जब दौर जाने का होता था, खास तौर से हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा बन गई थी, पहली साल काम नहीं, दूसरी साल थोड़ी बहुत शुरुआत करेंगे, तीसरी साल लोगों के बीच में थोड़ा जाना शुरू करेंगे, चौथी साल थोड़ा लोगों को बोलना शुरू करेंगे। आज जब उनका 5वीं साल का वक्त आता था, चुनाव का वक्त आता था, उस वक्त जो है वो शिलान्यास, उद्घाटन के कार्यक्रम जो है बिना बजट के करते हैं। जहां स्कूल मांगा जाता वहां पर कॉलेज देने का रिवाज खुल गया। और बहुत विचित्र परिस्थिति तो तब लगती थी, एक कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए। बजट का प्रावधान जब हमने सोचा कि बहुत सारे कॉलेज खोल दिए, जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब हम कैबिनेट की बैठक में बैठ करके हम जब चर्चा करने लगे कि ये कॉलेज खोलने, ये चलाने हैं, कि इसके लिए बजट प्रावधान की क्या व्यवस्था है। फाइनेंस सेक्रेटरी को जब पूछा तो वो, सेक्रेटरी एजुकेशन को पूछा तो वो बहुत संकोच से कहने लगे, सर मतलब बजट प्रावधान तो है, लेकिन 1 लाख रुपए, एक कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए। और दर्जनों कॉलेज हिमाचल प्रदेश में जाते जाते खोल दिए, क्योंकि सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, विकास से कोई लेना देना नहीं।
सैकड़ों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में ऐसे संस्थानों को जिनमें जो है बजट का प्रावधान जो है शून्य है, लेकिन उसके बावजूद भी जाते जाते शिलान्यास करके पट्टा लगा दिया और लोगों को कहा कि आपका हमने भवन का काम शुरू कर दिया, आप हमको सहयोग दीजिए, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन सरकार बदलने के बाद का हमने कहा कि ये परंपराएं समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, वो बजट प्रावधान है तो अंतिम दिन भी करिए, लेकिन बजट प्रावधान अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ राजनीति को हासिल करने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए हम इस प्रकार का काम करें तो ये मुझे लगता है उचित नहीं है। इसलिए हमने पहले दिन से शुरुआत की और हमारी सरकार के 3 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होने वाला है। अगर हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे जो काम हुए हैं, विकास हुए हैं, वो काम बजट प्रावधान के साथ हुए हैं। जिनका शिलान्यास रखा है आज वो भवन उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने उस भाव के साथ काम करने की आवश्यकता थी। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला, आगे बढ़ने का हमको हौसला मिला है। लोकसभा का चुनाव था, वो बहुत पहली परीक्षा थी हमारी हिमाचल प्रदेश में। क्या लगेगा जयराम को पता, ऐसे बोलते थे कांग्रेस के लोग बड़ा उछल करके। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया। मैं 68 की 68 सीटों पर लोकसभा के चुनाव से पहले घूम करके आया। जहां कांग्रेस का शासन ऐसा होता था 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता था और 5 वर्ष के बाद भी आधे हिमाचल के हिस्से ऐसे रहते थे, ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहते थे जहां मुख्यमंत्री का जाना ही नहीं होता था। हिसाब से जाते थे, मेरे जाने से वहां पर नेता कौन है, उसको लाभ होगा या नुकसान होगा। कुछ जगह लाभ पहुंचाने, नेता को लाभ पहुंचाने के लिए जाते थे, कुछ जगह नेता को नुकसान पहुंचाने के लिए जाते थे, यही होता था। मुख्यमंत्री का प्रवास प्रदेश का अगर होना चाहिए वो विकास के लिए होना चाहिए, विकास के दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए, सोच के साथ होना चाहिए। हमने उस क्षेत्र का विकास करना है। लेकिन वहां पर क्या होता था, जब मंच लगता था और मंच पर एक एक आदमी जो है उस दल का जो है आकर के भाषण देता था, पानी पी पी करके वहां के नेता के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से क्या क्या कहते थे, वो दौर आज के इसमें हमने समाप्त किया। हम कहीं भी जाते हैं, हम पार्टी का नाम लेते हैं, नेताओं का नाम से जिक्र नहीं करते हैं, इसलिए कि व्यक्तिगत भावना सबकी होती है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। काम की संस्कृति में परिवर्तन करने की कोशिश की हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है? देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहां के लोग सरल हैं, सहज है, संस्कृति का सम्मान करते हैं। हमारी अपनी एक संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति, जहां आदमी सच्चा होता है, जहां आदमी सच्चे के साथ साथ में, अगर देवभूमि हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं तो यहां का व्यक्ति भी देवतुल्य होना चाहिए। हमने इस प्रदेश की संस्कृति को, प्रदेश की राजनीति को, प्रदेश के विकास को उस संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए कई लोग मुझे बोलते हैं, जिसका ये कर दीजिए, उसका वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। हमने कहा कि जो गलत करता है कानून उसके लिए बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ हमारा काम करने का मकसद नहीं होता है। आप कल्पना करिए, कैबिनेट की पहली बैठक यही होती थी। पहले क्या होता था, सरकार बदलती, पहली कैबिनेट की बैठक में यही होता था, उस नेता के खिलाफ मामला दर्ज करो, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करो, पूर्व सरकार के निर्णयों को रद्द करो, यही निर्णय होते थे। और हमने सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट का निर्णय क्या लिया, हमने कहा जिनकी वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, सीखा है, समझा है, उन लोगों के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, उन लोगों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं और 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों की पेंशन का प्रावधान करके हमारे कैबिनेट का निर्णय पहला ये है।
तो संस्कृति में परिवर्तन देखा आप लोगों ने। ये इस देवभूमि की संस्कृति है, ये देवभूमि के संस्कार होने चाहिए जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। राजनीति आती रहेगी जाती रहेगी, अगर इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जो है वो कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको इस प्रकार से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम काम करते हैं। परिणाम उसका लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने दिया। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें तो सभी दलों ने जीती, कांग्रेस ने भी जीती थी लोकसभा की, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने भी जीती थी। लेकिन हमने इस बार कहा था कि इस लोकसभा में हमारी जीत ऐसी होनी चाहिए जो इतिहास का हिस्सा बन करके रहे, लंबे समय तक याद रहे। आप सबके सहयोग से किया उसको। 68 की 68 सीटों पर भाजपा को कभी भी जीत नहीं मिली थी लोकसभा के चुनाव में। इस लोकसभा के 2019 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की। आगे बढ़कर के उपचुनाव का दौर आया तो उसमें भी दोनों जगह धर्मशाला और उसके साथ साथ में 50 विधानसभा क्षेत्र में दोनों जगह जीती। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के मित्र अभी भी बड़ी उम्मीद में कई बार बोलते हैं कि विधानसभा के चुनाव में पता लगेगा। हमने कहा भी विधानसभा के चुनाव भी आने दीजिए, उस वक्त की परिस्थितियां क्या बनती है वो भी देख लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हिमाचल प्रदेश में हमने जिस प्रकार से काम करने की कोशिश की है, उस सारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल का विकास हमारा एक लक्ष्य है। शिखर पर हिमाचल पहुंचे, ये हमारा एक सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए आप सबके सहयोग से 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती। कांगड़ा बड़ा जिला है, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है और निश्चित रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। ये 2 जिले बड़े जिले, सब जिलों का अपना अपना कौन सीट एक चाहिए। जब भी कोई चुनाव का दौर आता तो सब लोग कांगड़ा और मंडी की तरफ देखते हैं, क्योंकि 2 बड़े जिले, इनका योगदान हमेशा जिस सरकार में ज्यादा रहता है उसकी सरकार बनती है। 2017 के चुनाव में कांगड़ा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और मंडी का तो 100% है। और ऐसी परिस्थिति में उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कांगड़ा में जहां विकास के लिए जिस विधानसभा क्षेत्र में जो जरूरतें हैं उन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और उम्मीद के साथ में, दावे के साथ में कह सकता हूं, जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा तो आपका योगदान, कांगड़ा जिले का योगदान जो है हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उसी के अनुरूप रहेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनकर के चल रही है। ये हमारा सौभाग्य है। इस संकट के क्षण में मजबूत नेतृत्व की जरूरत इस देश को थी और उस नेतृत्व की कमी को 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूर्ण किया है। हर व्यक्ति को मदद कैसे हो सकती है? आयुष्मान भारत से हम पूरे देश के उन गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, सोचा गया, योजना लाई गई और उसी योजना के अनुरूप जो हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर को शुरू किया है। विपिन परमार जी आजकल विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री थे। हम आपस में जब चर्चा कर रहे थे उज्ज्वला इसमें आयुष्मान भारत की, कि बहुत सारा वर्ग ऐसे भी छूट रहा है जिसको आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 22 लाख लोग हमारे आयुष्मान भारत में कवर हो रहे थे, लेकिन आबादी हमारी 70 लाख से पार है। हमने कहा यही सुविधा हम आम हर व्यक्ति को 70 लाख लोगों को देना चाहते हैं।
सोच करके विचार करके आगे बढ़े तो हमने अपनी योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के नाम से, और आज तक जो है लगभग 1.25 लाख लोगों का इलाज हम जो है हिम केयर के माध्यम से करने में सफल हुए, कामयाब हुए। गरीब आदमी उसका इलाज हो, उसको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इस बात को एक लक्ष्य रख करके हमने सामने रखा, हासिल किया। माताएं बहनें बैठी हैं, उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 2,80,000 परिवारों का गैस का चूल्हा उनके घर तक पहुंचाया। ऐसी विभिन्न योजना है जिनके माध्यम से जनमंच से समस्याओं का समाधान गांव में कैसे हो सकता है उस बात को सुनिश्चित किया। कोई आदमी जनमंच पे नहीं पहुंच सकता तो 1100 के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की। घर बैठे मोबाइल जेब से निकाल करके शिकायत कर सकते हैं, मेरे यहां पर बिजली नहीं, मेरे यहां पर पानी नहीं, और कर्मचारी अधिकारी उस घर में जाकर के बिजली और पानी का इंतजाम करेंगे। इसलिए बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं। हमारे नौजवानों को स्वावलंबन योजना के तहत उनको हम स्वरोजगार की कैसे साधन उपलब्ध करा सकते हैं, माध्यम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर के काम। और उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था, एक किसान को भी मदद करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए भी रास्ता निकाला। किसान सम्मान निधि का जिक्र यहां पर कर रहे थे हमारे यहां के सांसद मोदी जी। 6,000 रुपए खाते में डालने का प्रावधान किया। फसल अच्छी होगी तो भी वो आपकी, लेकिन हमारी ओर से मदद आपको। कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि 6,000 से क्या होता, हमने कहा होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन एक भाव उसमें प्रकट होता है कि हमारी मदद करने की मंशा है, सोच है। आजादी के 70 सालों के बाद 50 साल तक वो शासन में रहे, लेकिन कभी उनने ये नहीं सोचा कि किसी गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना की शुरुआत करनी चाहिए। उन्हें कभी इस बात को नहीं सोचा कि किसान जो गांव में रहता है उसके लिए भी मदद का कोई रास्ता निकालना, चाहे मदद छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो भी हो, लेकिन मदद करने के लिए मंशा जाहिर कभी नहीं हुई। इसलिए तो यही हो रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि जहां पूरे देश भर में अधिकांश बड़े राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ, बहुत शोर डाला गया था, गया हिमाचल, ये गया बिहार गया बोलते। और चुनाव का परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल का जिक्र हुआ। एग्जिट पोल जब सारा सामने आए तो हमको थोड़ी चिंता होने लगी। उसमें भी ये बताया गया कि नहीं यहां तो बोलते वो महागठबंधन आगे जा रहा है, लेकिन जब परिणाम निकला एनडीए की सरकार वहां पर थी, एनडीए की सरकार फिर से बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी जा रहे हैं वहां पर जीत हासिल होती है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे, आप लोग बड़े लंबे समय से बैठे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा था आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो सारे काम जो है, जो प्रोग्रेस में जो अभी काम चल रहे हैं, उनको सबको अगर हम मिलाएं, जो काम पूर्ण कर लिए गए हैं पिछले, जब से हमारे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 215 करोड़ रुपए के, और जो वर्क कंप्लीट, जो काम कंप्लीट हो गए 125 करोड़ के, और जो टेंडर जो है जिसके लिए इनवाइट कर लिए गए हैं वो लगभग 18 करोड़ के, और कुल मिलाकर के 119 काम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहे हैं, और जिस पर 358 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक डिपार्टमेंट के माध्यम से। और उसी प्रकार से हमारा जल शक्ति की ओर से जो हमारे लगभग 150 करोड़ रुपए के काम हमारे जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट, जिसको हम जल शक्ति मंत्रालय बोलते हैं, उसके माध्यम से। और आज हमने जो फाउंडेशन स्टोन किए हैं, लगभग 60 करोड़ रुपए के शिलान्यास के कार्यक्रम और उद्घाटन के कार्यक्रम जो है आज वो है आईपीएच डिपार्टमेंट की यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में।
और उसी तरह से मैं आगे ये जरूर कहना चाहता हूं, इन दिनों में जब कोविड के इस संकट के दौरान जो हमें हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को देख रहे थे, जहां जहां भी जाना हुआ है बहुत जगह, तो वहां हमने घोषणाएं नहीं की। और यहां मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि अरुण मेहरा जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कुछ बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। मैं सारी बातों को डिटेल में ला करके बैठ करके बातचीत करूंगा इनसे, लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा कि जो आर्किटेक्ट कॉलेज जो हमारा यहाँ का है, उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है ताकि वहां पर काम शुरू हो जाए। उसके लिए 5.5 करोड़ रुपए की उन्होंने कहा कि 5.5 करोड़ रुपए अगर वहां पर हो तो हमारा काम शुरू हो सकता है, तो 5.5 करोड़ रुपए इसके लिए उपलब्ध करा दी जाएंगे। और उसके बाद जो बड़ो डिग्री कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग के लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए पैसे की प्रावधान करने की आवश्यकता है और वहां पर भवन बहुत जल्दी बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। इसके लिए भी मैं 2 करोड़ रुपए फिलहाल घोषणा करता हूं, आगे अगले बजट में फिर और उसके लिए प्रावधान करेंगे। मैं घोषणा नहीं करके, मैं सिर्फ सारी चीजों को लेकर के इतना मैं कहना चाहता हूं, जहां इन्होंने कहा कि यहां पर एक विकास खंड के लिए कहा है कि यहाँ इस विधानसभा नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील बड़ो में जो है खंड विकास कार्यालय खोलने की अगर बात कही है, तो इसके लिए सीधे कहना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए हमको पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, कितनी पंचायतें उसमें आ रही हैं, और पूरी रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को मैं कहूंगा कि इसकी पूरी रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराए, और उसके बाद हम और विधायक महोदय बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से अगर ये फिजिबल हुई, इसमें रिपोर्ट हमारी ठीक प्रकार से आवश्यकता के अनुसार जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक होती, तो उसमें आगे बढ़ करके काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक जगह हम यहाँ पर विजिट किए, यहाँ पर जो हमारा अटवास में जो फल विधान केंद्र है, बहुत पुराना है, डॉक्टर वाई.एस. परमार के जमाने का वो एक शुरुआत हुई थी उस काम की, और आज वो उस भवन के अंदर जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से उसका जो है वो बहुत जर्जर हालत में है। उसके लिए भी मैंने डिप्टी कमिश्नरों को कहा, और विभाग के सभी जो हमारे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के जहां पर जो अधिकारी हैं, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट जो है थोड़ी सी बना करके जो तैयार करके दें, क्या किया जा सकता है, उसको तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ करके वहां पर किस प्रकार से अगला प्रपोजल हमको आ जाए, ताकि हम उसका जो है वहां पर जो है उसका जीर्णोद्धार तो नहीं मैं कह सकता, मैं तो ये कहूंगा कि वो नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा, और नए सिरे से बनाने के लिए जो भी उसकी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को पूर्ण करेंगे, क्योंकि बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। और इसी प्रकार से एक यहाँ पर और बात कही गई, एक सामुदायिक भवन में इन्होंने विजिट कराया हमारा रास्ते में आते आते, और मैं विजिट करेगा वो भी डिसमेंटल करने की वो जगह शहर के बीच में है। इन्होंने एक प्रपोजल बनाने की सोची है, उसके ग्राउंड फ्लोर में नीचे ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है, और उस तरह से उसके ऊपर जो है सामुदायिक भवन जो है लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए। और शहरों में आज की तारीख में जगह की बहुत कमी हो गई है, वो जगह शहर के एकदम बीच में है, और उसके लिए मैं पूरा प्रोजेक्ट की जो पूरी डिटेल उसमें जो है वो बना करके डिप्टी कमिश्नर उपलब्ध कराएं, और ये इनका कहना कि ये यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको हम पूर्ण करें, तो उसको पूर्ण करने के लिए मैं कहता हूं कि जैसा जो भी इसका एस्टिमेशन ड्राइंग वगैरह सारा इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, उसको निश्चित रूप से बनाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ हो सके। और उसके साथ साथ में नहीं आप बैठो, अब यहां पर भी खड़े होकर क्या, मैं उसी पर बोल रहा हूं, तो मेरा क्रम आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि एक जो कांगड़ा में इनका बड़ो में जो है वो तहसील बड़ो में जो है वहां पर जितने भी ऑफिसेज हैं उसकी प्रपोजल मांगने के लिए मैंने बोला है कि कौन कौन से ऑफिस है वहां पर कंबाइंड ऑफिस की एक बिल्डिंग वहां पर बननी चाहिए,
जितने भी कार्यालय हमने, तो क्या होता है, एक कार्यालय एक कमरे में होता है, दूसरा दूसरे घर में होता है, तीसरा किसी के घर में होता है, या हम बना करके जब तैयार करते हैं एक जगह बनाते हैं, दूसरी जगह। आजकल हमने इस सारी चीज के लिए पूरे प्रदेश भर में ऐसा प्रयत्न किया है कि भाई उसमें प्रपोजल एक तरह की हो और एक जगह एक छत के नीचे सारी चीजें उपलब्ध हो। इसकी भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसको भी आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट लेकर के हम वहां पर बनाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से आगे इन्होंने एक बात और कही है कि यहाँ हमारा एक स्कूल है, राजकीय उच्च विद्यालय जलोट, उसका हाई स्कूल है। इसको इन्होंने कहा थोड़ा रिमोट है, मुझे मालूम नहीं सचमुच में रिमोट है कि गप मार रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, बैकवर्ड में बता रहे हैं। तो इसका दर्जा बढ़ा करके इसको +2 करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ में एक रहता है जो इन्होंने मांग की है कि जो कांगड़ा का जो हमारा नगरोटा में जो है हमारा ये कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट है, इसके नामकरण की बात कही है अटल जी के नाम पर। इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, रिपोर्ट इसका नाम किस प्रकार से पहले रख दिया गया है, उसका नाम का क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, इसका नाम अगर बदलने की बात आएगी तो वो प्रपोजल इन्होंने कहा है कि मैं आपको दूंगा, तो वो प्रपोजल आती है उस पर विचार करेंगे। एक फुटवार सर्कल के लिए उन्होंने कहा है, और मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर फुटवार सर्कल की जरूरत रही होगी कि नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहा। थारू में बताया गया कि वहां पर थोड़ा सा वो फुटवार सर्कल क्या बड़ा है क्या? नहीं, दूसरा फुटवार सर्कल छोटा हो जाएगा। कहा कि भाई बड़ा है तो ये फुटवार सर्कल वहां पर बना देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप बैठ जाओ, मैं इनको बोल रहा हूं आप बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा वहां पर। एक वेटनरी डिस्पेंसरी की उन्होंने बात कही है, वेटनरी हॉस्पिटल है ये, डिस्पेंसरी पहले है क्या? एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वेटनरी डिस्पेंसरी और इसके लिए हम एक मोबाइल एक सारी वो सुविधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की ओर से। कोरोना के कारण थोड़े काम हमारे प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने कहा कि पशु औषधालय जो सिहुंड का जो है दर्जा बढ़ा करके जो है उसका डिस्पेंसरी है उसको हॉस्पिटल पशु औषधालय का दर्जा दिया जाए, तो इसको भी हम कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सब लोगों का यहाँ आना हुआ, सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आप सबके बीच में इतना ही कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से हर क्षेत्र में जो आवश्यकता है, जिस आवश्यकता को पूर्ण करने की हमको लगता है कि ये बहुत आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल आपके लिए, आप सरकार के साथ हैं, समर्थन में आप हमारे साथ में हैं, हमारे पार्टी के माननीय विधायक हैं और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आने वाले समय में और मजबूती दीजिए कुका जी को और ताकत दीजिए इस क्षेत्र के विकास। अगर हमने आज 231 करोड़ रुपए के राशि जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित की है, तो आने वाले समय में दौर आएगा, ऐसे एक नहीं अनेक दौर इस विधानसभा क्षेत्र को देखने को मिलेंगे, ये मैं आपके बीच में कहता हूं। नगरोटा बगवा 2017 में भाजपा के साथ चला और 2022 में भी मैं आप सबसे विश्वास लेना चाहता हूं कि 2022 में भी भाजपा के साथ चलना चाहिए। फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार होगी, फिर से जो है कुका जी यहाँ से विधायक बनकर के शिमला पहुंचेंगे, तो ऐसे विकास के दौर एक नहीं अनेक आपके क्षेत्र में होंगे, आपके क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।